सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग जैसा कि पूर्व की कक्षाओं से ही लाभ हानि पर आधारित प्रश्न कुंडली से फलादेश कैसे करें, इस पर आधारित कक्षा हो रही है। आज की कक्षा में हम लोग प्रश्न कुंडली से सट्टा, शेयर, आकस्मिक लाभ जैसे शेयर बाजार वगैरह हुआ, बाजार से लाभ प्रश्न कुंडली से कैसे देखें। तो सबसे पहले यह जो होता है सट्टा शेयर या शेयर बाजार, दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं, एक को लॉटरी समझ सकते हैं आप लोग। तो यह सभी धन क्या है? आकस्मिक धन है। इसके लिए मन का मजबूत होना आवश्यक होता है। मन का मजबूत होना आवश्यक होता है क्योंकि उसमें पैसे पहले लगाए जाते हैं, बाद में लाभ की प्राप्ति होती है या हानि भी होने की संभावना होती है। तो जिसका मन मजबूत ना हो, या शेयर बाजार या लॉटरी वगैरह में, शेयर सट्टा में क्या लाभ धन इन्वेस्टमेंट करेगा, उस पर खर्च करेगा? नहीं करेगा, विश्वास ही नहीं रहेगा, ऊहापोह की स्थिति बनेगी। इसलिए इन सभी चीजों के विचार करने के लिए हम सबों को जब लग्न कुंडली बनाते हैं, प्रश्न कुंडली बना लेते हैं, तो चंद्रमा को अवश्य देखना चाहिए कि चंद्रमा बलवान हो। एक दूसरा, राहु भी शुभ स्थिति में हो, राहु भी शुभ स्थिति में हो या योग कारक स्थिति में हो, चंद्रमा बलवान हो, राहु शुभ स्थिति में हो, धन प्रदाता हो, या राहु से कुछ राजयोग वगैरह बन रहे हों। इसके बाद में और भी ग्रह होते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति का अच्छे स्थान में होना, संबंधित भाव में होना भी आवश्यक है एवं बलवान होना भी आवश्यक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं एवं साथ ही ज्ञान के भी। तो जहां पर आकस्मिक धन लाभ की चर्चा हो रही हो और देवगुरु की चर्चा न की जाए, उनकी महत्ता का ख्याल न किया जाए, तो यह उत्तम ना ही बात होगा। इसलिए देवगुरु की तो प्रधानता है ही है। साथ ही बुद्धिमता की भी आवश्यकता होती है। आकस्मिक धन लाभ में बुद्धिमता की विशेष महत्व हो जाता है। जो एक निश्चित आय होती है, या नौकरी हो या व्यवसाय हो, या एक दूसरे प्रकार का आय हो जाता है, और आकस्मिक धन लाभ एक दूसरे प्रकार का आय होता है। उसमें बुद्धिमता की आवश्यकता बहुत पड़ती है। बुद्धि ही काम न करे फिर व्यक्ति क्या करे। इसके लिए बुध देव का विचार अवश्य करना चाहिए। कम से कम, हालांकि कुंडली में सभी ग्रहों का महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु इन 4 ग्रहों का आकस्मिक धन लाभ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही यह शेयर बाजार, लॉटरी या आकस्मिक धन लाभ हम लोग कुंडली के किस भाव से देखते हैं? जिस भाव से देखते हैं, उस भाव को, संबंधित भाव कौन सा हो जाता है? 5वां। हाँ जी, याद है आप लोगों को। तो संबंधित भाव 5वां एवं भावेश। आप सबों को यह मालूम है कि लग्न कुंडली में प्रथम भाव, प्रश्न कुंडली हो या लग्न कुंडली, प्रथम भाव सदैव यह माना जाता है, दूसरा या तीसरा या चौथा या 5वां भाव यह होता है। इसमें जो राशि बनी हुई हो उसके स्वामी को पंचमेश कहेंगे, यानी कि भाव हो गया 5वां, और भावेश इसमें पड़ी हुई जो भी राशि है, जो गिनतियां हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 7 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो भावेश शुक्रदेव हो गए। यदि हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं और यहाँ पर भावेश 8 नंबर की राशि हो गई, तो भावेश मंगल देव हो जाएंगे।
जो बेसिक बात है इतनी ही है सामान्यतः। अब इन्हीं सभी ग्रहों का शुभ स्थिति एवं धनदायक स्थिति का जो सूत्र बनता है, अगर उन सूत्रों के सहारे अगर इन ग्रहों की प्रश्न कुंडली में योग बनता है तो आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। साथ ही जहां पर लाभ की बात हो, किसी भी प्रकार की इच्छा की बात हो, तो एक और भाव है। वह कौन सा भाव है? 11 11वां भाव। संबंधित भाव 5वां हो गया एवं लाभेश। लाभ भाव एवं लाभेश जो बनते हो, यदि यहाँ पर 7 नंबर की राशि है तो यहाँ पर 8 9 10 11 12 1, यहाँ पर 7 नंबर है तो यहाँ पर 1 हो गया, तो मंगल देव हो गया। अब सभी बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुदेव। जितनी बेसिक की बातों पर चर्चा हुई है, यदि किसी सदस्य को इन विषय वस्तुओं पर अगर शंका है तो अपनी बात रख सकते हैं, या बात को हम आगे बढ़ाएं? आगे बढ़ाए गुरुदेव। चलिए ठीक है। यदि कोई सदस्य इतनी बातें पूर्व से जान रहे हैं तो और अति सुंदर बात है, उन्हें उनके ज्ञान के अनुभव का पुनरावृत्ति हो गया। और पढ़ाई का नाम भी है कि यदि पुनरावृत्ति पढ़ाई का मूल परिभाषा पुनरावृत्ति ही पढ़ाई। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब आते हैं कि जिन ग्रहों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया या भाव के, तो वह किस प्रकार से योग बन सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक लग्न कुंडली बनाना चाहिए। वर्तमान में जो लग्न व्यतीत हो रहा है, हम लोग उसी लग्न को आधार मानकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा लग्न व्यतीत हो रहा है। तो वर्तमान में तुला लग्न व्यतीत हो रहा है। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ग्रहों की स्थिति लिख लिया जाए तो 12वें भाव में केतु देव अभी यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो 6ठे भाव में यानी कि मीन राशि में राहु देव हो गए। चंद्रमा अभी वर्तमान में चंद्रमा मकर राशि में है, यहाँ पर लिख लिए चंद्रमा। सूर्य देव उच्च के हैं तो यहाँ पर सूर्य देव लिख लिए। वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति है, यहाँ हमने लिख लिया। मिथुन राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। कर्क राशि में मंगल देव है। कोई ग्रह बचे या रह गए? बुध शुक्र शनि बच गए। तो बुध देव, शुक्र देव एवं शनि देव ये तीनों ही 6ठे भाव में ही है, यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति हो गई। इसके साथ ही हम सबों को ग्रहों के बल के लिए ग्रहों के अंश को भी देखना चाहिए कि वह अंशात्मक मान उनका कितना है, या नवमांश कुंडली तो सॉफ्टवेयर से जनरेट करने पर नवमांश कुंडली बन जाती है। तो यहाँ पर नवमांश कुंडली के भावों का विचार नहीं करना कि किस भाव में कौन से ग्रह हैं, नवमांश में किस राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, केवल यह देखना है। तो सूर्य देव का अंशात्मक मान अभी 9 है। चंद्रमा का अंशात्मक मान 27 है। मंगल का अंशात्मक मान 8 है, या 7.5 39 8 ही मान ले। बुध का अंशात्मक मान 11 12 है, तो 11 ही रख ले। देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 25 30 है, 25 मान ले या 26 ही मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता नवमांश के लिए। शुक्र देव का अंशात्मक मान 2 7 है, 2 डिग्री रख ले। शनि का अंशात्मक मान 2 50 है, 3 रख सकते हैं। राहु देव का अंशात्मक मान 1 27 है, 1 हमने रख लिया, ताकि जब सूत्रों का उपयोग हम लोग करेंगे तो फिर वहां पे नवमांश के लिए समस्याएं नहीं आएंगी। सबसे पहले यह देखना है कि लाभ किसको प्राप्त करना है, तो लग्नेश को। क्या लग्नेश का संबंध पंचम भाव से है, जिसको लाभ प्राप्त करना है, और जहां से लाभ मिलना है इसके संबंध का विचार अवश्य करने चाहिए। यह प्रश्न कुंडली का ही नहीं,
यह लग्न कुंडली पर भी यह नियम लागू होता है कि जिस भाव का फलादेश किया जाए, क्या उस भाव के स्वामी के साथ लग्नेश का किसी भी प्रकार का संबंध है। यह नियम प्रायः सभी प्रकार के प्रश्नों पर लागू होते हैं। तो यहां पर देखा जाए कि लग्नेश शुक्रदेव हुए, 7 नंबर की राशि है, स्वामी शुक्रदेव हुए, एवं पंचम भाव में 11 नंबर की राशि लिखी गई है जिसके स्वामी शनि देव है। तो यहाँ पर शुक्र एवं शनि की युति है, शुक्र एवं शनि की युति है, संबंध। तो संबंध कई प्रकार के होते हैं, परस्पर दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन संबंध, भाव परिवर्तन संबंध, युति संबंध, यह सभी एक दूसरे को प्रभावित करने वाले संबंध होते हैं। तो यह दोनों का युति भी है। एवं शुक्रदेव की जहां तक बात की जाए, अपने उच्च राशि में भी है, यानी कि लग्नेश उच्च राशि में अंशात्मक मान के आधार पर 2 है और विषम राशि में है। तो यह बाल अवस्था में है। बाल अवस्था के ग्रह बड़ा जल्दी, बाल अवस्था के ग्रह का फल जल्दी में वृद्धि भी होता है, यानी कि अवस्था के हिसाब से। तो 2 अंश के हो गए तो कुछ ना कुछ फल देने ही वाले हैं, पूरे मृत या पूर्ण बाल तो नहीं है, लेकिन हाँ कमजोर कहा जाएगा। अंशात्मक मान के अनुसार इनकी नवमांश राशि कौन सी होगी, तो मीन का यह पहला नवमांश है। तो मीन का पहला नवमांश क्या होता है, कर्क होता है। यह नवमांश में कर्क राशि में है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि जब किसी भी अन्य प्रकार का प्रश्न हो और नवमांश कुंडली में देख रहे हैं तो उस राशि को देखें, नवमांश कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा है वह राशि क्या कुंडली के शुभ भाव में है। तो यहाँ पर कुंडली के शुभ भाव में है, तो अच्छी स्थिति हो गई। लेकिन जिस राशि पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह राशि पीड़ित नहीं होना चाहिए, वह राशि पीड़ित नहीं होना चाहिए गुरुदेव। तो यहाँ पर क्या राशि पीड़ित है, जी नीच के मंगल है। जिस भाव में कोई ग्रह हो, जिस राशि में कोई ग्रह हो वह राशि पीड़ित हो ही जाती है, भाव भी पीड़ित हो जाता है, राशि भी पीड़ित हो जा रही है। तो इतना ही से नहीं होता है, जब पीड़ित हो गया, एहसास हो गया कि पीड़ित है, हम लोगों ने देख लिया था, फिर उससे भी अंदर चल के देखेंगे कि क्या स्थिति। तो पीड़ित तो हो रहा है, परंतु चंद्रमा का मंगल पर दृष्टि भी है, नीच भंग भी हो रहा है। चंद्रमा का मंगल पर नीच स्वराशि की अपनी दृष्टि है, एक नियम हुआ। चंद्रमा से केंद्र में मंगल है, 2 नियम हुआ। तीसरा नियम भी लागू हो रहा है, वह क्या है कि लग्न से केंद्र में यदि कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ होता है तो नीच का प्रभाव थोड़ा कम देता है, यह भी नीच भंग का ही सूत्र है। मंगल देव के अंशात्मक मान से देखा जाए कि मंगल देव नवमांश में किस राशि के हैं, क्या उच्च के हो गए, वह भी एक नियम है कि नीच भंग हो गया। तो 8 अंशों के हैं कर्क राशि में, तो 3 राशि पीछे व्यतीत हो गई, तो 9 3 27, और यह 8 अंशों के हैं तो तीसरा नवमांश हुआ, तो 9 3 27 3 30, यानी कि मंगल देव कन्या राशि में है। तो नीच भंग तो हुआ, नीच भंग हुआ, परंतु राजयोग कारक तो हो गया। यानी कि जितना हम लोग डीपली जाते गए कि क्या पंचमेश एवं लग्नेश का जो संबंध बन रहा है क्या फलदायी है या नहीं है, तो संबंध तो बना, फलदायी भी बनी। मंगल नीच का है तो नीच भंग राजयोग भी बना, परंतु मंगल ऐसे राशि नवमांश में ऐसे राशि में जाकर बैठ गया है कि वह राशि कुंडली के 12वें भाव में है। तो इसी पर फलादेश किया जाए कि व्यक्ति के मन में किस प्रकार की भावनाएं होंगी और फल क्या निकलेगा और क्या हम सुझाव देंगे, क्योंकि प्रश्न कुंडली बहुत ही प्रभावी होती है। यदि फलादेश सटीकता से किया जाए, सावधानी पूर्वक किया जाए, तो इसमें त्रुटियां नहीं रहती।
अब यहाँ पर दो बातों को देखना होगा, चंद्रमा को भी देखना होगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन रहा है। मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जी बन रहा है गुरुदेव। तो नीच भंग राजयोग जो हुआ तो किसके कारण हुआ? मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण हुआ। जी तो जब भी नीच भंग हो रहा हो तो फलादेश में जल्दीबाजी न दिखलाएं, जिस ग्रह के द्वारा नीच भंग हो रहा है उसके बल को देख लें कि वह कितना बलवान। यदि बलवान है तो अच्छी बात है। तो चंद्रमा के बल के लिए उसका पक्ष बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर पक्ष बली भी है, क्योंकि कम से कम छीन तो नहीं है, सूर्य से 10वें है, मध्यम हो गया, कमजोर नहीं है। एक अंशात्मक मान के अनुसार चंद्रमा 27 अंशों का है और सम राशि में है। सम राशि के 27 अंशों के ग्रह उतने बुरे फल नहीं देते, ये भी बाल अवस्था में। विषम राशि के शुरू के अंश, पहले विषम राशि के अंत के अंश 24 अंश से लेकर 30 अंश तक ग्रह बाल अवस्था के होते हैं, और बचपना में बाल अवस्था में शरीर बड़ा जल्दी से ग्रोथ करता है। ठीक तो है, मजबूत हो गए। अंशात्मक मान के अनुसार नवमांश में कहाँ है, कहीं नीच के तो नहीं हो गए। नीच के हो गए तो इनके पास में बल ही नहीं होगा, तो फिर लेकिन नीच का हो जाना यानी कि गिर जाना। तो उठा कौन रहा है? चंद्रमा। तो उठाने वाला हाथ मजबूत होगा तभी तो उठा पाएगा ना। तो उठान जब भी नीच भंग राजयोग हो रहा हो तो जिस ग्रह के कारण या जिस योग के कारण नीच भंग हो रहा हो उस योग के बल को अवश्य खंगाले। यदि वह कमजोर है तो फिर फल नहीं मिलना। तो चंद्रमा यहाँ पर कमजोर है या मजबूत है? मीन में है गुरुदेव, नीचे हो गए। चंद्रमा की मैं बात करता हूँ। चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है भी है, तो बृहस्पति की नीच की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, यानी कि बुद्धि काम नहीं करेगी। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के भी ज्ञान के भी कारक है, ज्ञान ही काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर चंद्रमा पर नीच की दृष्टि भी हो गई, चंद्रमा जिस राशि में है। लेकिन एक सूत्र और यहाँ पर लग रहा है कि मंगल की ऊंच की भी दृष्टि है। तो यदि किसी भाव पर किसी एक ग्रह के द्वारा नीच की दृष्टि पड़ रही हो और दूसरे ग्रह के द्वारा उच्च की दृष्टि उसी भाव पर पड़ रही हो, तो यह नीच ऊंच के दृष्टि का भेद समाप्त हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति शुभग्रह है, चंद्रमा को देख रहे हैं, अच्छा हो गया। अगर यही नीच भंग नहीं हो रहा होता तो गलत बात। नवमांश में किस राशि में है ये? मीन में है गुरुदेव। मीन में है। तो मीन में है तो मीन राशि कुंडली के 6ठे भाव में पड़ा हुआ है, संघर्ष भाव में पड़ा हुआ। तो कुल मिला कर निर्णय क्या बना? तो कुल मिला कर जो निर्णय बना मंगल पर आया, तो मंगल 12वें भाव के राशि में खर्चा करवाएगा, व्यय ही करवाएगा। परंतु इन सभी ग्रहों के योग के कारण कुछ लाभ की आशाएं दिख रही है। व्यक्ति के मन में उत्पन्न होगी कि लाभ की आशाएं तो है, चलो भाई गेम खेल जाओ, पैसे लगा लो। पैसे लगाए वहगा भी खर्चा तो हो जाएगा, परंतु सभी लगने का 6ठे भाव में होना, और चंद्रमा भी जो है नवमांश में मीन राशि में है, उसका 6ठे भाव में हो जाना। 6ठा भाव संघर्ष का होता है, ऊहापोह की स्थिति दर्शा दिया। फिर यहाँ पर धन के कारक ग्रह का 8वें भाव में होना, यानी कि 6ठा 8वां 12वां सभी कुछ खराब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कई बातें हैं। 6ठे भाव 8वें भाव से विपरीत राजयोग भी बनता है। अब यहाँ पर देखा जाए 12वें भाव के स्वामी 6ठे भाव में नीच के हैं, 6ठा भाव भी नीच का हो गया। लेकिन यहाँ पर उच्च के ग्रह भी शुक्रदेव बैठे हुए, नीच भंग हो गया। कई कई नीच भंग योग बन रहे हैं। क्या विपरीत राजयोग बन रहा है? तो बुध के साथ में शनि है, अंशात्मक मान बुध का 11 है, शनि का 3 है, कुछ ना कुछ तो प्रभावी हो ही रहा। तो शनि शुभ भाव का स्वामी है, इसलिए विपरीत राजयोग नहीं बना। क्या गुरु के द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा है? तो उसको देख लिया जाए।
तो शनि के द्वारा शुभ भाव के स्वामी के द्वारा यह भी गुरुदेव दृष्ट हो गए, विपरीत राजयोग बना परंतु किसी काम का नहीं, यह भी खराब हो गया कि नहीं हो गया? जी गुरुदेव। तो कुल मिला जुलाकर यह सूत्र इस कुंडली पर एक सूत्र के विवेचना करने में इतना लंबा समय लगा कि पंचमेश एवं लग्नेश का संबंध होना चाहिए, और कितने प्रकार से हम लोग देखें और कितने प्रकार से देखे और कई विधियों से देखे, इतना आवश्यक था या नहीं था? बहुत आवश्यक था गुरुदेव, बहुत गुरुदेव। अब यहाँ पर लास्ट वाला सूत्र थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, जो जैसे गुरुदेव पर जो शनि देव की दृष्टि है कारक शनि की, तो ये क्यों खराब हो गया गुरुदेव? खराब हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब बुरे भाव के स्वामी छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी इन्हीं भावों में होते हैं तब विपरीत राजयोग बनता है। देव गुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में बैठ गए, विपरीत राजयोग बना। 12वें भाव के स्वामी छठे भाव में बैठ गए, विपरीत राजयोग बन गया। तो क्या यह फल देने वाला है? अब सीधे देखकर नहीं बोल देंगे कि हाँ भाई तुम लेवटी सेटर में पैसा लगाओ, लाभ ही लाभ नहीं। वह योग क्या प्रभावी है? तो विपरीत राजयोग का एक यह भी नियम है कि जिस ग्रह के कारण विपरीत राजयोग बन रहा हो वह ग्रह किसी भी प्रकार से शुभ प्रभावित न हो। जी गुरुदेव, समझ में आ गया, याद आ गया, धन्यवाद। अब यहाँ पर बुध देव शनि के साथ में युक्त है, शनि देव इस कुंडली के शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह है, शुभ भाव के स्वामी। यह भंग हो गया। एक शनि के कारण देवगुरु बृहस्पति का भी निज भंग राज है, खराब। एवं शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ी। तीसरा भाव स्किल का होता है, स्किल भी व्यक्ति का खराब हो हुआ या नहीं हुआ? लगने से संघर्ष भाव में है ही, संघर्ष दिखला ही रहा है, लेकिन शनि की तीसरे भाव पर दृष्टि के कारण स्किल पावर में भी का उपयोग करने में भी समस्याएं हो गया, क्योंकि छठे भाव में बैठे हुए ग्रह। यहाँ पर यह भी नियम बनता है, हर कुंडली पर एक ही स्तुति लागू होता है कि जिस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो जाए काम खराब। तो लग्नेश छठे भाव में है, पंचमेश भी छठे भाव, तो समस्याएं दिख गई। अब आपसे इसी प्रश्न के उत्तर में आपसे पूछे कि मैं क्या करूं, क्या जवाब देंगे हम लोग? तो प्रश्न कुंडली में बहुत ही साधारण ढंग से या बहुत सटीक ढंग से उपाय भी हो जाते हैं। जिस ग्रह के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हो उस ग्रह का उपाय करना चाहिए। यहाँ पर चौथे एवं 5वें भाव के स्वामी जो योगकारक ग्रह बने हुए हैं, इन्हीं के कारण समस्याएं आ रही है, तो इनकी थोड़ा पूजा आराधना करें। सुंदरकांड का पाठ वगैरह करें शनि के मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए। एवं यह तो हो गया कि शनि की शुभता के लिए कुछ करें, बलवान बढ़ाने के लिए या बल बढ़ाने के लिए या शनि को प्रसन्न करने के लिए। अब यहाँ पर बल बढ़ाया जाएगा कि शांत किया जाएगा? और तो शांत नहीं किया जाएगा बल को, क्योंकि ये चौथे भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। व्यक्ति की सुख और बुद्धिमत्ता ही शांत हो जाएगी यदि हम शांति मंत्रों का उपयोग करेंगे। तो शांति मंत्रों का उपयोग करने से ग्रह शांत होते हैं, फल देना कम कर देते हैं। जो फल क्या देते हैं, वह उनकी रश्मियां, उनकी तरंगे, उनकी ग्रहों का गोचर, वो तो फिक्स है। किस अंश पर कितना किस प्रकार से फल देंगे, किस राशि को देखेंगे तो क्या फल देंगे, यह निश्चित है, वही मिलना है। यही तो भाग्य है, यही तो प्रारब्ध है। तो शांत हम करते हैं तो यदि बुरे फल देने वाले ग्रहों को शांत किया जाता है। यहाँ पर शनि जो पंचमेश है यही बुरे फल दे रहे हैं। शांत करेंगे तो जो फल देना है वह कम हो जाएगा, जो फल दे रहे हैं वह कम कर देंगे।
तो चौथे भाव के स्वामी होने के कारण या सुख भाव के भी स्वामी हैं। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांत करेंगे तो सुख कम होगा। लोकप्रियता चाहिए, चौथे भाव के कारक शनि देव भी बनते हैं लोकप्रियता के, ये भी गड़बड़ हो गया। पंचमेश भी हैं, बुद्धिमत्ता कम हो गई या बुद्धिमत्ता का उपयोग करने में असमर्थता हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। फिर उपाय क्या होगा? बस एक ही बात रह जाता है, जब इस प्रकार की ऊहापोह की स्थिति हो जाए तो यहाँ पर शनि का उपाय करने में ऊहापोह की स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? जी बनी। न हम शांति कर सकते, न बल वृद्धि करेंगे। बल वृद्धि भी करेंगे तो इन्हीं के कारण तो विपरीत राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग भंग हो रहा है। इन्हीं के कारण तो तीसरा भाव जो हमारा स्किल का जो है, जो हमारी बुद्धिमत्ता के उपयोग करने का जो काम है, उसमें शिथिलता दे रहा है। और मजबूरी है कि हम इनको शांत नहीं कर सकते। तो जब इस प्रकार की ऊहापोह की स्थिति हो जाए, फिर ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रंथों का सहारा। ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, वेदों का सहारा लेना पड़ता है, या नाम मंत्र फिर इसके बाद में बच जाता है। तो हम नाम मंत्रों का जप वगैरह कर सकते हैं। शनिदेव जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। जो शनिदेव से संबंधित पौधे हैं, उस पौधे में हम जल भी डाल सकते हैं। यह भी एक प्रकार का उपाय है। नाम मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए लोग सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, हम पूरा रामायण भी पढ़ सकते हैं। शनि स्वतः अच्छे होने लगेंगे, बलवान भी होंगे, और यहाँ जो विपरीत राजयोग भंग योग में जो नुकसानदायक स्थितियां दे रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। एक तो यह उपाय हो गए। फिर पूछेगा कि जी आपने तो अच्छा किया कि अभी बतला दिया कि अभी कुछ खर्च नहीं करने हैं या पूंजी निवेश नहीं करनी, तो फिर कब करेंगे, कितने दिनों बाद करेंगे? प्रश्न आ जाएगा कि नहीं आएगा? जी गुरुदेव आ जाएगा। तो फिर तो जवाब देने पड़ेंगे ना। तो कितने दिन बाद हम करें, इसके लिए क्या देखा जाएगा? फिर मुहूर्त दिखा जाएगा। गुरुदेव शनि और ये शुक्र देव के मतलब नमांश परिवर्तन हो जाए, ऐसा देखें। हाँ, नवमांश परिवर्तन हो जाएगा तो कुछ फल मिलेगा। फिर इसके बाद में देव गुरु बृहस्पति भी अशुभ भाव में है। क्या देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है? तो जो ही राशि परिवर्तन होगा, देव गुरु बृहस्पति का शुभ भाव में जाएंगे, तो क्या उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ जाएंगी? तो जब राशि परिवर्तन होने वाला था, देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो लग्न को भी देखेंगे, पंचम भाव को भी देख लेंगे, धन भाव के स्वामी। तो हम कह सकते हैं, और यह जो शनि यहाँ खराब कर रहे हैं तो उससे निकल भी जाएंगे ये, क्योंकि शनि राहु के अंशों को भी लेकर चल रहा है। राहु देव छठे भाव में राजयोग कारक बनते हैं, परंतु धन के लिए नहीं, परंतु धन के लिए। धन के लिए नहीं। धन के लिए क्या? छठे भाव में राहु को राजयोग कारक माना गया है। 11वें भाव तीसरा छठा 11वां राजयोग कारक बना हुआ है, चाहे किसी भी राशि के क्यों ना हो, नीच के ना हो, बस। लेकिन योग कारक माना गया है, लेकिन छठे भाव के अलग फल हो जाते हैं, 11वें भाव में बैठते हैं अलग फल हो जाते हैं, तीसरे भाव के फल अलग हो जाते हैं। तीनों भावों में बैठने से 3 प्रकार के योग कारक स्थितियां बन जाती है। क्या आप लोग जानते हैं इस तीनों के विषय के बारे में? नहीं जानते गुरुदेव। नहीं गुरुदेव। जानना चाहिए हम सबों को। यह तीनों में जिस भाव में बैठते हैं, अब क्या इन तीनों भावों में, यह तो उदाहरण कुंडली वर्तमान में व्यतीत हो रहे लग्न के आधार पर हमने बना लिया। इसी सूत्र को हम लोग लग्न कुंडली पर डालते हैं
किसी सदस्य के किसी तीसरे छठे 12वें भाव में यदि राहु देव हैं तो वह व्यक्ति बोले कि हमारे कुंडली में फलाने भाव में राहु देव। गुरु जी तीसरे छठे 12वें या तीसरे छठे 11वें? तीसरे छठे 11वें। गुरु जी मेरे छठे भाव में राहु है। तो यह आपको धन नहीं दे रहा है, यह आपके प्रतिद्वंदी के प्रति, आपका प्रतिद्वंदी कभी भी कुछ भी बोलता है या प्रतिद्वंदिता करता है तो उसके अगेंस्ट में आपको वाणी की कमी नहीं होती, बगैर सोचे आप जवाब दे देते हैं, जिससे वह विस्मय में पड़ जाता है एवं समस्याएं आपकी कम होती है। यानी कि आपको पास में उनको जवाब देने के लिए शब्दों की कमी नहीं। यह एक प्रकार का शत्रुहंता योग हो गया। क्या हो गया? शत्रुहंता योग। क्योंकि राहु में आकस्मिकता है, यह आकस्मिक ज्ञान दे देते हैं। तो किस भाव में है? छठे भाव में। छठा भाव शत्रु का, तो उसमें आपको यह अच्छा फल दे देंगे। किसी व्यक्ति के अगर 11वें भाव में हो तो अचानक लाभ दिलवाते, क्या करेंगे? अचानक लाभ है, अचानक विजय दिलवाते हैं। जी गुरु जी मेरे 11वें भाव में है। क्या? मेरे 11वें भाव में राहु है और जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा होता है। अचानक लाभ दिलवाते। जिसके तीसरे भाव में राहु देव होते हैं, यह भी राजयोग कारक माना गया है, वह क्या अलग प्रकार से लाभ दे देते हैं। जब भी आपको कोई कार्यों में किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो एकाएक उस समय आपके दिमाग में नए नए कायदे निकल जाते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। यानी कि स्किल पावर में एकाएक बदलाव कर देता है। अच्छा कायदे से काम को संपन्न करने की नई नई विधियां आपको सुझा देता है, जिसके बारे में ना आपने कभी सुना, सोचा, समझा, और काम करते करते अपने आप सीख लेते हैं कि यह भी विधियां हो सकती हैं। यह तीसरे भाव के राहु का काम। तीनों ही फल दे दिए कि नहीं? अलग अलग प्रकार से आपको जीवन को सुखी बनाने का काम किया कि नहीं किया? जी गुरुदेव, अद्भुत। और जिस ग्रह के द्वारा आपका जीवन सुखमय बनता है, जिस सूत्र के द्वारा आपका जीवन सुखमय बनता है, उसे योग कारक कहा जाता है कि हाँ इस भाव में बैठे हुए ग्रह योग कारक हो गए, योग कारक हो गए, अच्छे फल दे रहे हैं। अब वह जिस किस भाव में है, भावों के भी तो गुण धर्म को लेंगे। ये नहीं कह देंगे कि यहाँ तीसरे भाव, छठे भाव, 11 में बैठ गए तो भाई धन प्रदाता हो गए। नहीं, सिर्फ 11वें भाव में धन प्रदाता हो गए, तीसरे भाव में स्किल प्रदाता हो गए, छठे भाव में शत्रुहंता योग बना दिए। केवल शत्रुहंता योग भी नहीं बनाए, वह तो बीमारी की शुरुआत का भी भाव है। अगर कोई बीमारी होती है छठे भाव में राहु देव है तो बड़ा जल्दी को बीमारी को आगे भी बढ़ा देंगे। और वह बीमारी की स्थिति के लिए अलग अलग प्रकार के ग्रह योग है। हम आप सबों से क्षमा चाहते हैं कि एक छोटे से सूत्र लग्नेश एवं पंचमेश के संबंध पर हमारी कक्षा आज 15 और 17 लगभग 32-33 मिनट हम बोलते रह गए ना। जी गुरुदेव, लेकिन बहुत ज्यादा जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया ज्ञान का लाभ मिला गुरुदेव, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, अब इसके बाद में इसी प्रकार के सूत्रों को, जितना सूत्र हम लोगों ने पंचमेश एवं लग्नेश के संबंध पर लगाया था, जितना विवेचना हम लोगों ने किया था, वही सभी प्रकार की विवेचनाएं हम लोगों को किससे किससे करनी चाहिए। तो दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी एवं लाभ भाव के स्वामी की भी देखना चाहिए स्थिति। क्या दोनों ठीक हैं? दोनों में संबंध है? दोनों मजबूत हैं? तो दूसरे भाव के स्वामी नीच के हैं, एक यह गड़बड़ हो गया। 11वें भाव के स्वामी अपने भाव से 9वें भाव में उच्च के हैं, अच्छी बात है। हर भाव जो होता है, हर भाव से 9वां भाव भाग्य भाव होता है। ये कुंडली बड़ी अजीब है। यह नहीं
कुंडली ही अजीब है, इसको समझना बड़ा मुश्किल का काम है। बड़े मुश्किल का धन भाव से, धन का हर, जैसा कि जानते हैं कि 9वां भाव भाग्य भाव, तो दूसरे का 9वां भाव 10म भाव बनता है। हम जितना काम करेंगे उतना ही धन बढ़ेगा, जितना काम करेंगे आय उतना ज्यादा होगा, उतना ही धन बढ़ेगा। तो भाग्य हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे यह भी सूत्र यहाँ पर भी लागू होता है। तो धनेश का नीच भंग हो रहा है, लाभ हो संभावना है। एकादशेष अपने उच्च राशि में है, दोनों ही भाव के स्वामी अपने भाव से शुभ भाव में हैं, एवं इनका संबंध भी है आपस में केंद्र का संबंध। केंद्र संबंध भी माना गया है कि नहीं माना गया? नवम पंचम संबंध भी माना जाता है, नव पंचम संबंध, या आपस में केंद्र में हो तब भी एक दूसरे को, खास करके चौथे 10वें हो जाए तो ज्यादा, खास करके चौथे 10वें हो जाए तो। हाँ, 7वें से ज्यादा प्रभावी हो जाता है चौथा 10वां, क्योंकि 10म भाव प्रभावित करता है, 10वां भाव प्रभावित करता है लग्न को। 10वां भाव जैसा होता है वैसा ही लग्न का व्यतीत ये हो जाता है। जैसा 10वां भाव हो जाता है ठीक उसी प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हो जाता है। नहीं, जैसा व्यक्ति काम करेगा वैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बदलता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? इसलिए मंगल से 10म भाव में सूर्य देव हैं, और ठीक ठाक स्थिति में है उच्च के, अच्छा। तो क्या यहाँ पर धनेश एवं एकादशेष का जो संबंध बनाया, जिन चर्चा हुई, क्या लाभदायक है या नहीं? लाभदायक है। यहाँ तो लाभदायक। सूर्यदेव को देखा जाए तो यह उच्च का जो हो गए सूर्यदेव, इनके नवमांश की बात किया जाए तो 9 डिग्री के हैं। तीसरे नवमांश में मेष का तीसरा नवमांश मिथुन होता है, जो राशि भाग्य भाव में बना हुआ, यानी कि इनके भाग्य में प्रसिद्धि है। अब कौन से सूत्र किस पर लागू हो जाएंगे, किस प्रश्न पर? अगर प्रसिद्धि से संबंधित प्रश्न अगर व्यक्ति का हो तो हम कह सकते हैं कि प्रसिद्धि बढ़ने की संभावनाएं काफी है, क्योंकि एक तो सूर्यदेव उच्च नवमांश में बुध की राशि में, और वह राशि भाग्य भाव में पड़ा हुआ, तो प्रसिद्धि में सफलता देने, यानी कि प्रसिद्धि दिलाने वाला है कि नहीं है? जी गुरुदेव, सूर्यदेव प्रसिद्धि दिलवाएंगे कार्यों से। हम मतलब प्रसिद्धि दे रहे हैं, भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। क्या शेयर सट्टा लॉटरी से होगा? जी गुरुदेव, होगा। तो लग्ने से एवं पंचमेश के संबंध तो हम लोगों ने देखे थे, तो वहां गड़बड़ हो रहा। तो यह व्यक्ति जो भाव आय से संबंधित हो और अच्छा भी हो, उस क्षेत्र में कर देगा। ये नहीं कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसी क्षेत्र में लाभ देगा, क्योंकि प्रश्न लाभ का है तो दिशा भी बदल सकती है। गुरुजी आपने क्या कहा अभी लास्ट लाइन? अभी हमने कहा है कि प्रश्नों के आधार पर क्या प्रसिद्धि मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि सूर्य जो है उच्च के हो गए और नवमांश में मिथुन राशि में है, जो राशि कुंडली के भाग्य भाव में बना हुआ है, इसलिए अच्छा हो गया। मित्र की राशि भी है, यह भी ठीक ठाक हो गया। सूर्यदेव उच्च के भी हैं, नवमांश में मिथुन में है, भाग्य भाव में आ गया, तो भाग्य को मजबूत भी कर रहे हैं। और यह सूर्यदेव प्रसिद्धि के भी कारक हैं, तो प्रसिद्धि तो इनको मिलेगी, अच्छा होगा। तो क्या प्रश्न जो जातक किया है धन का, तो धन से संबंधित प्रसिद्धि पर ही चर्चा करनी है।
अन्य विषय वस्तुओं पर। तो यह भी हो सकता है कि यह जो पहला सूत्र हम लोगों ने लग्न से एवं पंचमेश की स्थितियों पर चर्चा की थी, तो यह पाया था कि गड़बड़ लग रहा है, तो फिर किस क्षेत्र पर बदल दिया जाए। मतलब प्रसिद्धि किस वजह से मिलेगी, किस क्षेत्र की वजह से मिलेगी, ये भी तो प्रश्न तो होता है। हाँ, तो वह आय के लिए जो पूर्व से जो कार्य कर रहा है उसी कार्य को करे। अभी वर्तमान में इस कुंडली के आधार पर शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि का मन से ख्याल छोड़ दे, क्योंकि दसम भाव में ही राजयोग बन रहा है। दसम भाव की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा से केंद्र में, एवं नीच भंग भी मंगल का हो रहा। तो जिस भाव में नीच भंग हो रहा है वह कर्म भाव है, और यहां से भी पैसे की उम्मीद बनती है। इसलिए जो काम कर रहा है वही काम अच्छा है, उसी को करे, उसी में प्रसिद्धि मिलेगी। और लाभ भाव का स्वामी अपने से नौ एक दूसरे से केंद्र में भी। इस सूत्र के आधार और भी कई सूत्र हैं। पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या धन के कारक ग्रह शुभ अवस्था में पंचम भाव में, शुक्र या गुरु या शुक्र, दोनों में से कोई, दोनों में से गुरु या शुक्र, क्योंकि राहु को भी धन प्रदाता ग्रह कहा गया। राहु को भी धन प्रदाता ग्रह कहा गया। तो अब इससे आगे आप लोग जितना आप लोगों ने सीखा, इसी पर इससे आगे हम लोग कि पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह शुभ ग्रह से मतलब शुभ स्थिति में हो तो लाभ मिलता है। अब इस पर अधिक डिस्कस हम लोग कुंडली यहीं रहेगी, और हम लोग कल की कक्षा में पुनः चर्चा आगे जी गुरुदेव। करेंगे, क्योंकि जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह लंबा चलने वाला है और सूत्र भी समाप्त नहीं होगा, और काफी इस तो अब हम